हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे गए वैद्युत द्विध्रुव के बारे में। तो आइए करते हैं शुरुआत एक शानदार मोटिवेशनल पंक्ति के साथ। एक दिन वर्षों का संघर्ष बहुत खूबसूरत तरीके से तुमसे टकराएगा। तो जीवन में संघर्ष करते रहें, इसका फायदा किसी न किसी दिन आपको जरूर मिलने वाला है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हेडिंग दे रखी है एक समान समरूप। समरूप का मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हर बिंदु पर समान है। अगर यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 20 न्यूटन प्रति कूलाम है तो यहां भी 20 न्यूटन प्रति कूलाम, यहां भी 20 न्यूटन प्रति कूलाम। इस स्पेस के हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान है। ऐसे विद्युत क्षेत्र को आप नाम क्या देते हैं? समरूप विद्युत क्षेत्र। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है और यहां हमने एक द्विध्रुव रख रखा है। ये रहा माइनस क्यू आवेश, ये रहा प्लस क्यू आवेश। दोनों बिंदु आवेशों के मध्य दूरी 2a है और ये द्विध्रुव का केंद्र है। भौतिक विज्ञान में द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है वो आप पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं, ऋण आवेश से धनावेश की तरफ होती है। तो P वेक्टर ऐसे दिखा रखा है। इसमें थीटा जो है वो P सदिश व E सदिश के मध्य कौन है? हमारा P सदिश जिस दिशा में है, E सदिश भी उसी दिशा में है, इसलिए यहां हमने थीटा ले रखा है 0। यहां तक चीजें ठीक है। अब हम ये भी जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र आवेशों पर बल आरोपित करता है। तो ये विद्युत क्षेत्र धन आवेश पर जो बल लगाएगा वो आएगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में और उस बल का परिमाण आएगा QE। ये बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, विद्युत क्षेत्र ऋण आवेश पर बल लगाएगा, विद्युत क्षेत्र की उल्टी दिशा में, इस दिशा में बल लगेगा और इस बल का भी परिमाण क्या रहा होगा? QE। तो इस द्विध्रुव पर कितना परिणामी बल होगा? भाई, इस पर QE बल इस दिशा में, ऋण आवेश पर विद्युत बल लगता है विद्युत क्षेत्र की उल्टी दिशा में और ये रहा परिमाण, ये रही बल की दिशा। ठीक है, तो ये निरस्त हो गया। यानी कि इस बार विद्युत द्विध्रुव पर परिणामी बल आने वाला है 0। तो एक बड़ा शानदार कॉन्सेप्ट आ गया हमारे पास कि अगर समरूप बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को रख दिया जाए तो उस पर परिणामी बल हमेशा कितना आएगा? 0। याद रखिएगा, समरूप बाह्य विद्युत क्षेत्र में अगर किसी विद्युत द्विध्रुव को रख दिया गया तो उस पर परिणामी बल हमेशा ही 0 आएगा। आगे बढ़ते हैं। चूंकि बल 0 है और मैं आपसे पूछूं कि इसका त्वरण कितना होगा वैद्युत द्विध्रुव का, तो क्या जवाब आना चाहिए? परिणामी बल 0 है। जब बल 0 है तो न्यूटन के दूसरे नियम से त्वरण भी 0 ही आएगा। तो यह बात भी हमने लिख ली कि इसका रेखीय त्वरण 0 आने वाला है। ठीक, अब बात करते हैं केंद्र के सापेक्ष बलाघूर्ण की। मैं केंद्र के सापेक्ष बलाघूर्ण आपको बता देता हूं कितना और कैसे ज्ञात करना होगा हमें। तो ये रहा विद्युत द्विध्रुव का केंद्र यहां। अब इस बिंदु के सापेक्ष अगर आप बलाघूर्ण लेना चाहें तो क्या ये बल इसी बिंदु से ही गुजर गया? प्रेक्षण बिंदु से ये वाला बल, इस बल की क्रिया रेखा यहीं से तो गुजर गई। अगर किसी बल की क्रिया रेखा प्रेक्षण बिंदु से ही गुजर गई तो उस प्रेक्षण बिंदु के सापेक्ष बल का बलाघूर्ण 0 आता है। ये कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा। तो इस बल का बलाघूर्ण तो हो गया भाई 0। अच्छा, ये वाले बल की क्रिया रेखा जो है वो भी तो इसी बिंदु से गुजरेगी, यानी कि इसका भी बलाघूर्ण हो गया 0। यानी कि विद्युत द्विध्रुव के केंद्र के सापेक्ष बलाघूर्ण कितना आना है? 0। अच्छा, आपका मन कर रहा होगा कि भाई विद्युत द्विध्रुव का केंद्र ही क्यों लिया, कोई और बिंदु पे बलाघूर्ण लेके देखते तो क्या होता? चलो वो भी ट्राई कर लेते हैं। मान लो मैं कोई और बिंदु लेता, यहां इधर इस बिंदु के सापेक्ष बलाघूर्ण निकालता और मान लिया कि ये वाली दूरी कुछ x है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, तो ये वाले बल का बलाघूर्ण किस दिशा में आएगा? मैं टॉर्क नेट लिखने जा रहा हूं। इसका जो बलाघूर्ण है x इधर है और QE इधर है। देखो, x ये रहा, QE ये रहा। आपको क्या करना होगा? अपने राइट हैंड से x की दिशा में राइट हैंड की उंगलियों को ऐसे रखिए और उनको QE की दिशा में घुमाइए। आपका राइट हैंड की अंगुलियां स्ट्रेच कीजिए, खोलिए और उन्हें x की दिशा में रखिए।
फिर आपकी उंगलियां बल की दिशा में घूमनी चाहिए। तो ये एक्स की दिशा में राइट हैंड की अंगुलियां रखी मैंने नीचे और क्यूई की दिशा में अंगुलियां घूमी तो अंगूठा गया अंदर, यानी कि इसका टॉर्क आने वाला है एक्स क्यूई और कौन सी दिशा में, अंदर की दिशा में। अंदर की दिशा को हम ऐसे क्रॉस लगा के दिखा देते हैं, जैसे तीर अंदर जा रहा हो कोई स्थल के, तो पीछे से तीर का क्रॉस आपको दिखाई देगा। अच्छा, अब वो वाले बल की बात कर लेते हैं जो बच रहा है हमारे पास। इस बल की क्रिया रेखा ये रही, उस पे लंबवत दूरी x है, इसका बलागुण निकालें तो फिर देखिए आप अपने राइट हैंड को ऐसे रखें और बल की दिशा में अंगुलियों को घुमाएं। बल की दिशा में अंगुलियों को घुमाएं तो अंगूठा आ रहा है भाई बाहर की तरफ, यानी कि इसका बलागुण आएगा QE और दूरी है लंबवत x और बलागुण आ गया बाहर की तरफ। जितना बलागुण अंदर है उतना ही बलागुण बाहर भी है, तो नेट बलागुण कितना हो गया, 0। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, समरूप विद्युत क्षेत्र में परिणामी बल कितना होगा विद्युत द्विध्रुव पर, हमेशा 0। विद्युत द्विध्रुव का रेखीय त्वरण कितना होगा, हमेशा 0। विद्युत द्विध्रुव का अगर आपसे कोई पूछे कि कोणीय त्वरण कितना होगा, वो भी 0 आएगा, और विद्युत द्विध्रुव पर बलागुण कितना आएगा, वो भी 0 आएगा। अच्छा, ये बलागुण चाहे आप केंद्र के सापेक्ष ले लो, किसी जनरल बिंदु के सापेक्ष ले लो, कहीं किसी भी बिंदु के सापेक्ष बलागुण पता कर लीजिए, बलागुण 0 ही आएगा। ये फिजिक्स की एक बड़ी शानदार बात है, जब भी विद्युत द्विध्रुव पर परिणामी बल 0 होगा तो दुनिया के किसी भी बिंदु के सापेक्ष बलागुण 0 ही आएगा। मैं एक और बिंदु लेके आपको यह बात समझा देता हूं। मान लीजिए मैंने बिंदु ले लिया इस बार यहां, यह बिंदु लिया, इसके सापेक्ष बलागुण निकालना चाहूं तो ये बल यहीं से गुजर रहा है तो इसका बलागुण 0 हो गया। इस बल की क्रिया रेखा भी यहीं से गुजर रही है तो इसके सापेक्ष भी बलागुण 0। यानी कि जब विद्युत द्विध्रुव पर परिणामी बल 0 हो तो दुनिया के किसी भी बिंदु के सापेक्ष उस विद्युत द्विध्रुव पर बलागुण भी 0 आएगा। चलिए इस शानदार बात को नोट्स में ले आते हैं अपन कि इस विद्युत द्विध्रुव पर बलागुण 0 आना है। ठीक है ये बात, और ये दुनिया के किसी भी बिंदु के परितय आएगा, चाहे द्विध्रुव का केंद्र ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, आप कोई सा भी बिंदु ले लो, वो बलागुण 0 ही आएगा। चलिए इससे आगे बढ़ा जाए। अब जो बलागुण 0 है तो कोणीय त्वरण भी 0 आएगा। क्यों आया भाई कोणीय त्वरण 0? आपने कक्षा 11 में एक सूत्र हो सकता है पढ़ रखा हो जो बल आघूर्ण और कोणीय त्वरण को रिलेट करता है। ऐसा कोई सूत्र था क्या? आउ इज इक्वल टू आई अल्फा। ये आई जड़त्व आघूर्ण वाला है, अल्फा कोणीय त्वरण है। तो जब टॉर्क 0 है तो फिर बलागुण 0 होने पर कोणीय त्वरण भी 0 होगा। अल्फा कोणीय त्वरण है और टॉर्क बलागुण है, ये वाला टाउ। ठीक है, ये बात मैं फिर समझा दूं, जब बलागुण 0 होगा तो कोणीय त्वरण अल्फा भी 0 ही होगा। तो ये बात हमने यहां लिख ली। अच्छा, बलागुण का एक सूत्र है, अगर आप सदिश रूप में लिखना चाहें तो आप ऐसा लिखेंगे, P सदिश क्रॉस E सदिश। ये इंटू का चिन्ह नहीं है ना, क्रॉस प्रोडक्ट है दो सदिशों के बीच में, सदिश गुणन हो रहा है दो सदिशों का। और अगर आप इसका परिमाण लिखना चाहें तो वो ऐसे दिया जाता है PE साइन थीटा। ये P क्या है हम जानते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण रखना है। E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण। और थीटा है आपके P सदिश और E सदिश के मध्य कोण, जो कि यहां 0 है। तो अगर आप ये थीटा 0 रख देते हैं तो साइन 0 डिग्री का मान कितना हुआ करता है, सबको पता है 0। तो यहां से भी टॉर्क कितना आएगा, 0। और टॉर्क 0 आएगा तो कोणीय त्वरण भी 0 आएगा। तो यह है हमारा केस नंबर 1। इसे याद कर लें, जब P सदिश व E सदिश समांतर हों तो द्विध्रुव पर परिणामी बल 0 होगा, द्विध्रुव का रेखीय त्वरण 0 होगा, दुनिया के किसी भी बिंदु के परितः द्विध्रुव पर बलागुण 0 होगा और द्विध्रुव का कोणीय त्वरण भी 0 होगा। ठीक है, मैं आपके लिए शानदार नोट्स यहां बोर्ड पे ले आया हूं, तो ये चीजें मैं आपको यहां बोर्ड पे दिखा देता हूं।
पीई साइन 0 डिग्री रखा तो वो टॉर्क आ गया था 0। अब बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के बारे में। समरूप बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र यह दिया जाता है माइनस पी सदिश डॉट ई सदिश। अच्छा, ये अदिश गुणन है, डॉट लगा हुआ है, दो सदिशों के मध्य अदिश गुणन है, तो उत्तर आया माइनस पीई कॉस थीटा। अब इस स्थिति में थीटा हमने ले रखा है 0 डिग्री। थीटा अगर आप 0 डिग्री यहां पर रख दें तो कॉस 0 डिग्री का मान कितना भाई 1, ये रहा 1, तो यहां आ गया माइनस पीई। माइनस पीई इसकी न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा है। मैं फिर बोल रहा हूं, माइनस पीई इसकी न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा है। और जब स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है और बल 0 होता है, इस परिस्थिति में निकाय होता है स्थायी साम्य अवस्था में। आपसे अभी कोई पूछे कि ये द्विध्रुव जो है कैसी साम्य अवस्था में है, तो इसका जवाब है स्थायी साम्य अवस्था। ये यहीं पड़ा रहेगा आराम से, इसको ना इधर जाना ना उधर जाना, क्योंकि ये स्थायी साम्य अवस्था में है, इसकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम है। तो ये बात भी मैं आपके लिए लिख देता हूं कि ये वैद्युत द्विध्रुव स्थायी साम्य अवस्था में है। उम्मीद करता हूं आपको ये केस 1 समझ में आ गया होगा। केस 1 समझ में आ गया तो सोचिए अगला एंगल क्या लिया जाना चाहिए। भाई थीटा 0 डिग्री हमने सोच लिया, अब अगला क्या कोण का मान लेके केस बनाया जाए, फटाफट सोचिए और उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा, इसमें अगर आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो भी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हो सके तो इसे अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइएगा। चलिए आप इसके नोट्स बना लीजिए फटाफट से, सुंदर हैंडराइटिंग में आप इसे लिख लीजिए। फिर अपन आते हैं अगले केस पर, केस 2 पर। केस 2 के लिए थीटा हमने लिया है 90 डिग्री, पी सदिश व ई सदिश परस्पर हैं लंबवत। तो भाई ये रहा ई सदिश जो पहले लगा हुआ था, और इस बार हमारा पी सदिश है ऐसे, तो ई सदिश व पी सदिश के मध्य का कोण है 90 डिग्री। पी सदिश की दिशा फिर वही माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, ऋणावेश से धनावेश की तरफ। अब बल की बात कर लेते हैं। यह विद्युत क्षेत्र इन आवेशों पर बल आरोपित करता है। धन आवेश पर जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगता है, और बल का परिमाण कितना होगा तो वो आएगा Q इंटू ई। ऋण आवेश पर जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र की उल्टी दिशा में लगा करता है, और उस बल का परिमाण फिर से आने वाला है QE। यानी कि इस द्विध्रुव पर आप बताइए परिणामी बल कितना लिखूं? शाबाश, ये QE और ये QE निरस्त हो गया, यानी कि इस बार द्विध्रुव पर परिणामी बल फिर से आने वाला है 0। परिणामी बल 0 हो तो न्यूटन के द्वितीय नियम से इसका रेखीय त्वरण कितना आना चाहिए? न्यूटन का द्वितीय नियम कहता है कि F बराबर ma। अब जब F ही 0 है तो फिर त्वरण भी कितना आएगा? 0, यानी कि इसका रेखीय त्वरण 0 आएगा। यह बात भी ले आया मैं आपके लिए बोर्ड पर, वैद्युत द्विध्रुव का रेखीय त्वरण 0 होगा। अब बात कर लेते हैं बलाघूर्ण की, तो वो भी लिख के देख लेते हैं अपन बलाघूर्ण। मान लो कि ये आपको वैद्युत द्विध्रुव का केंद्र दिखाई दे रहा है, इधर ये वाला है वैद्युत द्विध्रुव का केंद्र। इस केंद्र के सापेक्ष हम बलाघूर्ण लिखने की कोशिश करते हैं। इस बिंदु के सापेक्ष हम बलाघूर्ण लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपने यहां ऐसे एक लंब आरोपित किया इस बल पर, बल इस दिशा में है QE, और आपने यहां से एक लंबवत दूरी बनाई। ये लंबवत दूरी A दिखाई दे रही होगी आपको, ठीक है। अब आप अपने राइट हैंड की अंगुलियों को सीधा करें इस A दूरी के अनुदिश, और अंगुलियों को बल की दिशा में घूमने दें, तो अंगूठा गया अंदर। यानी कि मैं टॉर्क अगर लिखूं तो उसका परिमाण तो आएगा A QE, और दिशा आई वही अंदर की तरफ, ठीक है। अब बात करते हैं अगले डेटा की। इसी प्रेक्षण बिंदु से एक और लंब आपने इस बल पर डाल दिया, और बल QE इस दिशा में कार्यरत है। तो आप देखिए राइट हैंड की उंगलियों को आपने ऐसे सीधा किया इस दिशा में,
और अंगुलियां ऐसे घूमनी चाहिए बल की तरफ। इस बार अंगूठा कहां जा रहा है? अंदर, यानी कि इस बार बलाघूर्ण अंदर की तरफ है। अच्छा, वैल्यू कितनी आएगी? ये वाली दूरी भी तो ए ही है, ये दूरी ए है, ये दूरी भी ए है, तो वैल्यू आने वाली है ए इंटू क्यूवी, और दिशा आने वाली है भाई कहां इसकी? इसकी दिशा आने वाली है अंदर की तरफ। एक इंटरेस्टिंग बात, इस बार बलाघूर्ण शून्य नहीं है। पिछले केस में बलाघूर्ण क्या था? शून्य। अब ये दोनों ही अंदर की तरफ आ रहे हैं, तो मैं एक काम करता हूं ना, जो क्यू ई ए, एक बार क्यू ई ए, दो बार, तो यहां लिख दिया 2, और दिशा कहां दिखा दी हमने? अंदर की तरफ। ये आ गया बलाघूर्ण आपका सदिश रूप में। भाई सदिश में क्या होता है? परिमाण और दिशा। ये रहा सदिश का परिमाण, इतना। अगर कोई परिमाण पूछे और दिशा पूछे तो आप बोलेंगे दिशा है अंदर की तरफ। यानी कि इस बार परिणामी बल तो शून्य है वैद्युत द्विध्रुव पर बलाघूर्ण शून्य नहीं है, और बलाघूर्ण का मान इतना आएगा। ओके, अच्छा, ये मान दुनिया के किसी भी बिंदु के सापेक्ष निकाल लो, बलाघूर्ण का मान इतना ही आने वाला है। जब जब द्विध्रुव पर परिणामी बल शून्य होगा तो दुनिया के किसी भी बिंदु के सापेक्ष बलाघूर्ण का मान समान ही आएगा, बदलेगा नहीं। जैसे मैं आपको गणना करके बताता हूं, इसको मिटाता हूं। इस बार बच्चों मैं मान लीजिए बिंदु ले लेता हूं यहां, इस बिंदु के सापेक्ष बलाघूर्ण ज्ञात करने की कोशिश करता हूं, तो ये बल तो इसी बिंदु से गुजर गया, तो इसका बलाघूर्ण कितना हो गया? शून्य। अब दूसरे वाले बल पे एक लंब डाला आपने यहां तक, तो ये लंब तक की दूरी हमें पता है 2a हो जाएगी। अब राइट हैंड की अंगुलियों को ऐसे आपने स्ट्रेच किया 2a की तरफ, और अंगुलियों को मुड़ने दिया उस बल की तरफ, तो अंगूठा गया अंदर। अंगूठा गया अंदर, तो इस बिंदु के सापेक्ष बलाघूर्ण लिखेंगे तो कितना लिखेंगे आप? बलाघूर्ण लिखेंगे 2a, है ना, ये वाला 2a, और उधर जो बल लग रहा है वो कितना है? QE। और दिशा कहां आई? अंदर की तरफ। क्या ये उत्तर पहले भी आया था? देखो 2a QE और दिशा अंदर की तरफ, यानी कि किसी बिंदु के सापेक्ष आप देख लो बलाघूर्ण तो इतना ही आएगा इस केस नंबर 2 के अंदर। फिर भी अगर आपको संतुष्टि नहीं हो रही, मैं एक बिंदु और ले लेता हूं। मान लो मैंने द्विध्रुव के एकदम टॉप पर बिंदु लिया, यहां ऐसे सफेद कलर से बनाता हूं इस बार, यहां इसके सापेक्ष में बलाघूर्ण ज्ञात करना चाहता हूं, तो बताओ इस बल का बलाघूर्ण कितना आएगा? ये बल तो उसी बिंदु से गुजर गया सफेद वाले से, तो इसका तो बलाघूर्ण हो गया शून्य। अब इसका बलाघूर्ण ज्ञात कर लेते हैं, तो इस पे आप एक लंब डालिए यहां ऐसे, इस लंब की लंबाई हमें पता है 2a है, और बल इस दिशा में है। अब आप अपने राइट हैंड की अंगुलियों को ऐसे इसकी दिशा में ऐसे रखिए और उनको बल की दिशा में घूमने दीजिए, तो अंगूठा गया अंदर की तरफ, यानी कि इस बार भी बलाघूर्ण आएगा 2a QE अंदर की तरफ, तो वो तो पहले भी आया था। तो बड़ा शानदार कॉन्सेप्ट आप याद रख सकते हैं, जब भी समरूप वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव रखा हो तो उस पर परिणामी बल शून्य आएगा, और अगर परिणामी बल शून्य आया है तो दुनिया के किसी भी बिंदु के सापेक्ष आप उस पर बलाघूर्ण निकाल ले, फिर वो समान ही आना है। ठीक, बलाघूर्ण का जो परिमाण है वो हमने PE sin थीटा लिखा। बलाघूर्ण को अधिकतम कराना हो तो साइन थीटा का मान अधिकतम होना चाहिए। साइन थीटा का अधिकतम मान होता है 1, और वो तब आता है जब थीटा हो 90 डिग्री। देखिए ऊपर थीटा 90 डिग्री ले रखा है, जैसे ही आपने यहां 90 डिग्री रखा तो साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, जो कि अधिकतम मान है। उस केस में बलाघूर्ण का परिमाण अधिकतम आ जाएगा। ये मैं आपको यहां लिख के भी बता देता हूं, साइन 90 डिग्री का मान 1 रख दिया तो बलाघूर्ण आपका अधिकतम आ गया। इसमें P आप निकालना जानते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण कैसे निकालते हैं? ये P का मान निकालने के लिए आप किसी एक आवेश का परिमाण Q लेते हैं और इन आवेशों के मध्य की दूरी 2a है, ये दूरी a है, ये वाली दूरी भी a ही है। ठीक, इससे आगे बढ़ते हैं।
अब ये बलागुण करेगा क्या? ये बलागुण इस द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करेगा। आप ध्यान से देखिएगा, केंद्र बिंदु के सापेक्ष अगर ये वाले बल की आप चर्चा करें तो क्या ये इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहे हैं? देखो, केंद्र बिंदु पे बैठ के अगर आप इस बात को सोचो तो क्या ये ऐसे घड़ी की सुइयों की दिशा में, जैसे घड़ी की सुइयां चलती है जिस दिशा में, वैसे इस द्विध्रुव को घुमाने की कोशिश करेंगे? इसके सापेक्ष आप देखो, ये बल ऐसे खींच के लाएगा इसको और ये बल ऐसे ले जाएगा, यानी कि जो P सदिश ऊपर की तरफ है अभी हाल फिलहाल, वो P सदिश घूम घूम के वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने का प्रयास करेगा। इवन आप ये बात याद रख सकते हैं, दुनिया का कोई सा भी द्विध्रुव सदैव खुद को बाह्य क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है। अब किसी ने उसको जकड़ रखा हो सकता है वो सफल ना हो पाए प्रयास में, लेकिन वो प्रयास करता है। फिर दोहरा रहा हूं, ये बात आप अपने नोट्स में भी लिखिएगा, वैद्युत द्विध्रुव सदैव बाह्य क्षेत्र की दिशा में स्वयं को संरेखित करने का प्रयास करते हैं, यानी कि P सदिश की दिशा ऐसी होना चाहेगी कि वो E सदिश की तरफ आ जाए। इस बार बलागुण अशून्य है, इसलिए कोणीय त्वरण भी अशून्य आएगा। बलागुण है तो कोणीय त्वरण आएगा, बल होता तो रेखीय त्वरण भी आता, पर अभी तो बल शून्य है इसलिए रेखीय त्वरण शून्य है। अब बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा के बारे में। तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र तो हम पहले भी देख चुके हैं, -PE cos थीटा। इसमें आपने थीटा 90 डिग्री रख दिया। जैसे ही थीटा 90 डिग्री रखा, हम सबको पता है cos 90 डिग्री कितना होता है, 0। cos 90 डिग्री का मान 0 रखते ही स्थितिज ऊर्जा आ गई 0। आपका फेवरेट नंबर आ गया भाई। थीटा जब अति अल्प हो तो समरूप विद्युत क्षेत्र में इस द्विध्रुव का जो दोलन काल आता है वो आता है 2π√I/PE। यहां I है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व आघूर्ण, P है विद्युत द्विध्रुव का परिमाण और E है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण। मैं फिर कह रहा हूं, ये सूत्र आखिर वाला सूत्र जो है वो बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। अगर आप खाली बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो इसको छोड़ सकते हैं, इससे ऊपर वाली सारी चीजें बोर्ड के सिलेबस में हैं। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके काम आएगा। इसे लिखिए। फिर आते हैं केस 3 पर। केस 3 में P सदिश व E सदिश परस्पर प्रति समांतर हैं, यानी कि E सदिश इधर है तो P सदिश इसकी उल्टी दिशा में है, तो इनके मध्य कोण थीटा आ जाएगा इस बार 180 डिग्री। -Q आवेश इस तरफ और +Q आवेश इस तरफ, तो P सदिश की दिशा होगी माइनस आवेश से प्लस वाले आवेश की तरफ, ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ। तो देखिए P सदिश इधर, E सदिश उधर, तो इनके मध्य का कोण आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब बलों की बात करते हैं। यह विद्युत क्षेत्र धन आवेश पर बल कहां आरोपित करता है? क्षेत्र की दिशा में। कितना बल आएगा? हम सबको पता है, बल तो आता है QE। और ऋण आवेश पर विद्युत क्षेत्र बल लगाता है क्षेत्र की विपरीत दिशा में, तो इस पर बल आएगा क्षेत्र की विपरीत दिशा में इस तरफ, और परिमाण आने वाला है फिर से QE। अब ये QE और ये QE खुद को कर देंगे एक दूसरे को निरस्त। अगर बल निरस्त हो गया तो निकाय पर परिणामी बल कितना? 0। परिणामी बल अगर निकाय पर 0 आ गया तो इस निकाय का रेखीय त्वरण भी कितना लिखा जा सकता है? 0। अब अगर आप देखें तो इस केंद्र बिंदु के सापेक्ष बलाघूर्ण कितना आएगा? ये बल भी द्विध्रुव के केंद्र से गुजर गया, ये बल भी द्विध्रुव के केंद्र से गुजर गया, यानी कि केंद्र के सापेक्ष बलाघूर्ण आ गया 0। चूंकि परिणामी बल 0 है और एक बिंदु के सापेक्ष बलाघूर्ण 0 आ गया, तो दुनिया के किसी भी बिंदु के सापेक्ष द्विध्रुव पर बलाघूर्ण 0 आएगा। तो ये बात नोट्स में ले आते हैं। परिणामी बलाघूर्ण दुनिया के किसी भी बिंदु के परितः 0 आएगा। चूंकि बलाघूर्ण 0 है इसलिए कोणीय त्वरण कितना होगा? सदैव 0 होगा। पीछे देखा था टॉर्क बराबर I अल्फा, जब टॉर्क 0 हो तो अल्फा भी 0 होगा। अब बात कर लेते हैं
सूत्र के सहायता से इसे कैसे समझे, तो हम यहां थीटा का मान 180 डिग्री रख देंगे। थीटा की जगह 180 डिग्री रखते ही साइन 180 डिग्री कितना आता है, शून्य। साइन 180 डिग्री शून्य रखते ही बलागुण आ जाएगा शून्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इससे। अब बात करते हैं हम स्थितिज ऊर्जा की। तो सूत्र बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। U बराबर आया माइनस पीई कॉस थीटा, और अब थीटा की जगह आप रख दीजिए 180 डिग्री। थीटा की जगह अगर 180 डिग्री रख दिया जाए तो कॉस 180 डिग्री का मान आया करता है -1। तो कॉस 180 डिग्री की जगह -1, ये माइनस और ये माइनस गुणा में है तो प्लस हो गया, तो उत्तर आ गया पीई। ये स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है अगर वैद्युत द्विध्रुव पर परिणामी बल शून्य है और उसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है। इसका मतलब वैद्युत द्विध्रुव अस्थायी साम्य अवस्था में होगा। देखिए, इसका द्विध्रुव आघूर्ण इस तरफ है, और मैंने आपको बोला था कि द्विध्रुव सदैव खुद को कहां संरेखित करना चाहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो ये तो उल्टा पड़ा है, तो ये तो पूरी शिद्दत से चाहेगा कि ये घूम के इस दिशा में P सदिश को कर ले। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो P सदिश ऐसा है वो कोशिश करेगा कि वो घूम के ऐसा हो जाए, इस दिशा में आ जाए। दुनिया का हर द्विध्रुव कोशिश करता है कि वो खुद को विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित कर ले, उसका द्विध्रुव आघूर्ण सदिश जो है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाए। ये अस्थायी साम्य अवस्था में होगा क्योंकि इसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है। आप इसे फटाफट लिखिए, फिर हम इस पे करने वाले हैं एक शानदार सवाल। इस प्रश्न में हमें एक वैद्युत द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण दे रखा है 4 × 10⁻⁹ कुलाम इंटू मीटर। ये सेंटीमीटर नहीं है भाई, कई बच्चे इसको सेंटीमीटर पढ़ लेते हैं। सेंटीमीटर में ये सी छोटा लिखा होता है, अगर आप ध्यान दे तो ये कुलाम मीटर है। वैद्युत द्विध्रुव इस परिमाण के विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। यह समरूप विद्युत क्षेत्र है, क्योंकि आप देखिए इसका मान नियत है। अगर हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान नियत रहे तो हम उसे बोलते हैं समरूप विद्युत क्षेत्र। ठीक, अब जो कोण है वो दे रखा है 30 डिग्री का, और प्रश्न ने पूछा है कि आप इस पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण परिकलित कीजिए। क्या बल आघूर्ण के परिमाण का कोई सूत्र हमें याद है? बोलिए फटाफट, क्या था सूत्र? हां, टाउ बराबर पीई साइन थीटा। शाबाश, जिन बच्चों को सूत्र याद है उनका आंसर तो बहुत फटाफट आने वाला है। टाउ बराबर सूत्र था अपने पास पीई साइन थीटा। अब इसमें मान रखना शुरू कर देते हैं। P का मान कितना दे रखा है भाई? द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण तो ये है ना, कुलाम इंटू मीटर वाला, यानी कि 4 × 10⁻⁹। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कितना है? वो हमें दे रखा है 5 × 10⁻⁴। ठीक है, उसके बाद हमें कोण का मान रखना होगा, तो ये रखा आपने साइन 30 डिग्री। अब तो गणना ही बची है, 4 × 5 यानी कि ये हो गया 20, 10⁻⁻⁹ और 10⁻+4 यानी कि 10 बची -5। साइन 30 डिग्री मतलब 1/2। तो आपके पास मान बचा 10⁻⁻⁴। कैसे? ये 2 से ये 2 निरस्त करा दिया तो यहां 10⁻1 बची, 10⁻+1 और 10⁻−5 तो बची 10⁻⁻⁴। और बलाघूर्ण का एसआई मात्रक क्या लिखते हैं आप? न्यूटन मीटर। ठीक है, तो सब जगह ये मात्रक रख देता हूं, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। सवाल हल हो गया है। इस पर बलाघूर्ण का परिमाण है 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर। लिखिए इसे। फिर एक केस पढ़ते हैं। असमरूप अगर विद्युत क्षेत्र हो तो वहां द्विध्रुव पर कैसे बल और बलाघूर्ण कार्यरत होगा। हालांकि इसका डिटेल जिक्र एनसीईआरटी में उतना ज्यादा नहीं है, पर कुछ कुछ पंक्तियां दे रखी है, तो हम इसे भी ढंग से पढ़ेंगे। लिखिए इसे। इस बार असमरूप विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को रखा जा रहा है।
असमरूप विद्युत क्षेत्र से आशय ऐसे विद्युत क्षेत्र से है जिसका परिमाण अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग है, या दिशा अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग है, या दोनों ही बातें हो रही है, अलग अलग बिंदुओं पर परिमाण भी अलग अलग है और दिशा भी अलग अलग है। तो हमने इधर की तरफ जाते हुए विद्युत क्षेत्र को बढ़ते हुए माना है, यानी कि अगर मान लो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण मैं इतने तीर से दिखाऊं, तो अगले बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण और ज्यादा दिखाना पड़ेगा, उसके अगले बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण और ज्यादा दिखाना पड़ेगा। इसलिए ये असमरूप विद्युत क्षेत्र है। इसमें हम एक द्विध्रुव ले आते हैं, तो यहां रखा मैंने एक -q आवेश, यहां रखा +q आवेश, दोनों आवेशों के मध्य दूरी ले ली 2a, और वैद्युत द्विध्रुव की दिशा जो होती है वो होती है माइनस आवेश से प्लस वाले आवेश की तरफ। तो ये दिशा दिखा दी हमने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। अब हम तो एक बात जानते हैं कि ये वैद्युत क्षेत्र इन आवेशों पर लगाता है बल। तो धन आवेश पर बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में, ऋण आवेश पर बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की उल्टी दिशा में। मान लीजिए यहां विद्युत क्षेत्र का परिमाण E1 है और यहां विद्युत क्षेत्र का परिमाण E2 है, तो इस धन आवेश पर बल इस दिशा में लगेगा और उसका परिमाण आ गया Q इंटू E2। और ये बड़ा इसलिए दिखाया है कि यहां विद्युत क्षेत्र प्रबल है। यहां विद्युत क्षेत्र का परिमाण E1 है, तो ऋण आवेश पर बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, तो इस पे बल मैंने QE1 इधर दिखा दिया। ये बल छोटा है क्योंकि यहां विद्युत क्षेत्र दुर्बल है, इधर जाते हुए विद्युत क्षेत्र की प्रबलता बढ़ती जा रही है। अब क्या नेट बल 0 होगा? आपको खुद ही दिखाई दे रहा है, ये अगर 100 है और ये 2 है तो नेट बल 98 न्यूटन इस दिशा में बच रहा है, यानी कि इस केस में नेट बल 0 नहीं होगा। तो सबसे पहले तो ये बात लिख देता हूं मैं नोट्स में कि परिणामी बल अशून्य है। अगर परिणामी बल अशून्य है तो न्यूटन के द्वितीय नियम से रेखीय त्वरण भी अशून्य होगा, तो ये इस तरफ त्वरित होने की प्रवृत्ति रखेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में। अच्छा, एक और बात अगर अपन देखें तो विद्युत द्विध्रुव पर जो नेट परिणामी बल आप लिखने वाले हैं वो बल तो क्या विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही आ रहा है। भाई इधर 100 है, इधर 2 है, तो 98 इधर ही बचेगा ना बल। ठीक, तो ये भी लिख दिया कि जो परिणामी बल है विद्युत क्षेत्र के बढ़ने की दिशा में इस पर है। इसमें केंद्र के परितः बलाघूर्ण 0 है क्योंकि विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से ही F2 गुजर रहा है, विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से ही F1 गुजर रहा है, तो केंद्र के परितः बलाघूर्ण आ जाएगा 0। इसमें अलग अलग बिंदुओं के सापेक्ष बलाघूर्ण अलग अलग भी आ सकता है, मैंने तो खाली केंद्र के परितः आपको बताया है। इतना लिखिए, फिर आते हैं अगले केस पर। तो इस केस में हम थीटा बराबर ले रहे हैं 180 डिग्री। वही फिर से विद्युत क्षेत्र इस दिशा में बढ़ता जा रहा है, तो यहां परिमाण इतना है, तो यहां परिमाण ज्यादा हुआ, इधर जाते हुए परिमाण और ज्यादा हो गया। इसमें मैं लाके विद्युत द्विध्रुव रख रहा हूं, इस बार -q आवेश यहां रखा है, +q आवेश यहां रखा है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो माइनस से प्लस आवेश की तरफ हुआ करती है, तो P सदिश की दिशा हमने ऐसे दिखा दी। अब देखिए P सदिश और E सदिश के मध्य का कोण कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है P और E सदिश के मध्य का कोण। बलों की बातचीत कर लेते हैं। अगर यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 रही है तो धनात्मक आवेश पर बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में, वो लग गया QE1। ऋण आवेश पर जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र की उल्टी दिशा में, विपरीत दिशा में लगेगा, और यहां विद्युत क्षेत्र प्रबल है इसलिए बल भी ज्यादा लगा। तो F2 बल बड़ा है, F1 बल कंपैरेटिवली छोटा है। तो बताओ परिणामी बल इस बार किस तरफ बचेगा, इस तरफ बचेगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र के बढ़ने की उल्टी दिशा में इस पर परिणामी बल बचेगा। तो ये बात लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो लिख दिया कि परिणामी बल अशून्य है। अगर परिणामी बल अशून्य है तो इसका रेखीय त्वरण भी न्यूटन के दूसरे नियम से अशून्य होगा, और जो इस पे परिणामी विद्युत बल है वो इस दिशा में आएगा, यानी कि बढ़ते हुए विद्युत क्षेत्र की उल्टी दिशा में आएगा। अच्छा, द्विध्रुव के केंद्र के सापेक्ष अगर कोई बलाघूर्ण पूछता तो वो तो 0 आता ना, क्योंकि ये बल भी द्विध्रुव के केंद्र से गुजरेगा और वो बल भी द्विध्रुव के केंद्र से गुजरेगा। मैं आपको जूम करके ये बात बता दूं अगर आप इसे देखना चाहें तो। यहां कहीं मान लीजिए कि द्विध्रुव का केंद्र लिया आपने,
ठीक है, ये 2a दूरी है, इस 2a दूरी के मध्य में यहां कहीं द्विध्रुव का केंद्र ले लिया, तो ये बल भी तो द्विध्रुव के केंद्र से गुजर रहा है और ये बल भी तो द्विध्रुव के केंद्र से गुजर रहा है, तो द्विध्रुव के केंद्र के सापेक्ष बलागुण आएगा 0। ठीक है, आप अपने नोट्स बना लीजिए, फिर हम आते हैं इससे आगे अगले केस पर। इस बार मैं एक बिंदु आवेश के विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को रखने वाला हूं। इससे बड़े शानदार सवाल बनते हैं। तो सबसे पहले हम लेने वाले हैं यहां पर एक बिंदु आवेश कैपिटल Q। इस कैपिटल Q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो मान लीजिए आपने ऐसे 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 दिखा रखी है। अब आप इसमें एक द्विध्रुव यहां रख दीजिए, ऐसा मान लीजिए -Q आवेश और ये +Q आवेश। इस बार जो P सदिश की दिशा है वो माइनस से प्लस की तरफ क्या ऐसी रही होगी, यूं। ये धन आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो विद्युत क्षेत्र इस स्मॉल q पर बल कहां लगाएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, यानी कि स्मॉल q पर बल लगेगा इस दिशा में, ऐसा कुछ F ऑन स्मॉल q है ना, या F प्लस नाम दे दिया भले ही से आपने, इस पर तो बल इस दिशा में लगेगा। अब जो ऋण आवेश है और धन आवेश ये परस्पर क्या करते हैं, आकर्षित, ये परस्पर आकर्षित करते हैं, तो भाई इस पे बल लगेगा इस वाली दिशा में। सहमत है आप इस बात से? तो क्या परिणामी बल 0 आएगा? F प्लस और F माइनस का परिणामी क्या 0 आ सकता है क्या? आप ही सोच के बताइए मुझे। साफ साफ दिख रहा है इस बार परिणामी 0 नहीं आएगा। तो अगर परिणामी बल अशून्य है तो फिर इसका त्वरण भी अशून्य है। दूसरी बात, केंद्र के परितः अगर देखा जाए, विद्युत द्विध्रुव के केंद्र के परितः, तो क्या बलागुण 0 आएगा? नहीं आएगा। बलागुण 0 नहीं आएगा तो फिर कोणीय त्वरण भी अशून्य होगा। मैं बातें रिपीट कर रहा हूं, इसके नोट्स आप खुद बनाएंगे। नंबर 1, वैद्युत द्विध्रुव पर इस स्थिति में परिणामी बल अशून्य है, रेखीय त्वरण भी अशून्य है। वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र के सापेक्ष परिणामी बलाघूर्ण भी अशून्य है और कोणीय त्वरण भी अशून्य है। एक और केस लेके देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपने यहां रखा -Q आवेश और यहां रखा +Q आवेश। तो अब -Q जो है वो धन आवेश के ज्यादा करीब है, तो इस पे आकर्षण का बल बड़ा लगेगा, F आकर्षण ऐसे लगेगा इस दिशा में, और जो प्लस है वो थोड़ा दूर है, तो इस पे F प्रतिकर्षण लगेगा तो इस दिशा में, पर उसका परिमाण अगर देखा जाए तो आकर्षण वाले से कम आएगा। अब मान लो इस हरे वाले द्विध्रुव को आपने यहां से छोड़ दिया, तो बताओ ये किधर भागेगा? तो साफ साफ दिख रहा है आकर्षण का बल जीत रहा है, तो ये इधर भागेगा। इस परिस्थिति में अगर पूछा जाए कि ये इधर भागता जा रहा है, इधर भागता जा रहा है, तो इसको छोड़ने पर इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, इसकी स्थितिज ऊर्जा कम होगी, क्योंकि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना नष्ट की जा सकती है। इस पर परिणामी बल तो साफ साफ दिख रहा है अशून्य होगा, क्योंकि ये बल ताकतवर है, ये ज्यादा है बल, और ये बल तुलनात्मक रूप से कम है, तो परिणामी बल अशून्य होगा। रेखीय त्वरण भी इसका अशून्य होगा। अच्छा, द्विध्रुव के केंद्र के सापेक्ष अगर देखा जाए तो दोनों बल केंद्र से ही गुजर गए, दोनों बल केंद्र से गुजर गए, तो इस पर बलागुण हो गया केंद्र के सापेक्ष 0, तो फिर कोणीय त्वरण भी 0 हो जाएगा। ठीक है, और परिस्थिति बनाऊं? चलो, आपको बातें समझ में आ रही है तो एक और परिस्थिति बना के सिखा देता हूं। मान लो मैंने इस बार ऐसा द्विध्रुव रखा जिसका धन आवेश इधर है और ऋण आवेश इधर है। धन आवेश इस धन आवेश के पास है ऋण आवेश की तुलना में, तो यहां F प्रतिकर्षण बड़ा होगा। ये F प्रतिकर्षण बनाएंगे आप इस पर, धन और धन आवेश परस्पर करेंगे एक दूसरे को प्रतिकर्षित, धन और ऋण आवेश एक दूसरे को करेंगे आकर्षित, तो इस पे F आकर्षण इधर बना दूं यूं, पर F आकर्षण छोटा होगा, क्योंकि
जैसे जैसे आप दूर जाते जा रहे हैं बिंदु आवेश से, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती जा रही है। अब कौन जीतेगा इन दोनों में से? आपको दिख रहा है F प्रतिकर्षण जीतेगा, यानी कि ये उधर गति करेगा। अगर इसको यहां मुक्त कर दिया तो ये उधर की ओर भागेगा, और जब ये उधर की ओर भागेगा तो इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और इसकी स्थितिज ऊर्जा कम होगी। भाई ये सिंपल सी बात है कि ये इसको प्रतिकर्षित करवा रहा है उधर की ओर, तो ये भागता जाएगा उधर की ओर, तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और स्थितिज ऊर्जा कम होगी। आई ये बात समझ में? ये सब आपके बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो ये चीजें आपके काम आएगी। नीट में इस पर सवाल आया हुआ है, लिखिए इसे। ये रहा आपके लिए एक झिबली सवाल। आजकल ये झिबली झिबली बहुत चल रहा है। सूखे बालों में अगर कंघी फेरी जाए तो वो अनावेशित कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने लगती है, जबकि कागज के टुकड़े तो निरावेशित हैं, तो फिर आपस में ये आकर्षण कहां से आया? इसको समझाइए। तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं द्विध्रुव के हिसाब से, फिर अपन बोर्ड पे नोट्स भी लिख लेंगे। देखिए क्या होता है। आपने मान लीजिए इस कंघी को सूखे बालों में रगड़ा, तो उसके कारण कंघी पर ऋणावेश आ गया, कंघी ऋणावेशित हो गई। ये आवेश कंघी पर समरूप वितरित नहीं होगा। कंघी कहीं से मोटी है, कहीं से पतली है, तो आवेश का असमरूप वितरण होगा। कहीं ऋणावेश ज्यादा होगा, कहीं ऋणावेश कम होगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? कंघी ऋणावेशित हो गई, कहीं आवेश ज्यादा है, कहीं कम है। ठीक है, असमरूप आवेश वितरण है, यानी कि यहां जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा वो भी असमरूप वैद्युत क्षेत्र होगा। कंघी जो विद्युत क्षेत्र बनाएगी वो असमरूप विद्युत क्षेत्र होगा। अभी हमने देखा था असमरूप विद्युत क्षेत्र में प्लस क्यू और माइनस क्यू पर बल लगता है, अलग अलग परिमाण का। तो ये कागज जो था वो अनावेशित था, इस पर कोई आवेश तो नहीं था। इस माइनस ने इस कागज के सारे ऋणावेशों को उधर धकेल दिया, सारे ऋणावेश उधर चले गए, तो प्लस इसके पास में आ गया। यहां आवेशों का पुनर्वितरण हुआ है। और अब आप देखिए कि फिजिक्स के हिसाब से एक द्विध्रुव यहां बना, ऐसे P सदिश ऐसा कुछ बन गया। और आज के लेक्चर में हमने सीखा था P सदिश खुद को E सदिश की तरफ लाना चाहते हैं। ये ऋणावेश के कारण E सदिश कहां रहा होगा, तो हम समझते हैं E सदिश तो आवेश की दिशा में ही रहा होगा ना, तो P सदिश खुद को E सदिश की दिशा में लाना चाहेगा। मान लो ये E सदिश की दिशा दिखाई मैंने, तो फिर ये कागज के टुकड़े कंघी की तरफ आकर्षित होंगे। तो इसका उत्तर बड़ा सुंदर सा है कि ये कागज के टुकड़े हैं तो निरावेशित, पर इनमें ध्रुवण हो जाता है और इनके जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हैं वो कंघी के विद्युत क्षेत्र की दिशा में कंघी की तरफ जाना चाहेंगे, तो इसलिए ये कागज के टुकड़े आकर्षण बल का अनुभव करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। तो आप अपने विचार प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हिंदी माध्यम का ये शानदार कंटेंट और लोगों तक भी पहुंचे। बोलो झिबली की जय। मिलते हैं अगले वीडियो में।